हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर यूके नॉलेज वर्ल्ड। अभी जो हम पिछले हमने पढ़ा था कि कम्युनिस्ट पार्टी शासन के बाद शॉक थेरेपी, है ना। कम्युनिज्म जो हम इससे पहले पढ़े थे, है ना, कि शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रीजन, मतलब शासन साम्यवादी को ही कम्युनिस्ट बोलते हैं। शासन के बाद कैसे शॉक थेरेपी क्या इफेक्ट पड़ा। अब हम पढ़ते हैं कंसिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी, है ना। तो आप यहाँ देखेंगे, ये ये जो है, अभी हम अगर 91 दिखाई दे रहा होगा आपको, करा है द कंसोकेशन, यानी शॉक थेरेपी होता क्या है। तो आघात, चोट पहुंचाकर इलाज करना, ट्रीटमेंट करना, है ना। आघात, शॉक थेरेपी आप जानते होंगे कि शॉक दिया जाता है, पागल मैड जो हो जाते हैं लोग उनको। तो वैसे ही यहाँ पर कुछ तत्कालीन ऐसे शॉक देकर, चोट देकर, आघात करके इलाज, ट्रीटमेंट करना था। जो व्यवस्था बिगड़ रही थी रसिया में, रूस में, सिस्टम को वो ढंग से इसको फिर से पटरी पर लाना था, है ना। तो वही इसमें कह रहा है। और इसमें एक कार्टून देखिएगा, पीछे इधर लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए, आई कैन सी शॉक बट वेयर इज द थेरेपी। उपचार, थेरेपी मतलब उपचार होता है ना। कि शौक तो है लेकिन थेरेपी कहाँ है, यानी इलाज कहाँ है। बड़े बड़े जुमले जो है, जुमले मतलब कुछ भी बोल देना। वाई डू वी टॉक सच ए इफ्यूसिज्म, है ना, है ना। तो यही कह रहा है। चलिए शुरू करते हैं इसको कि कंसल्टेशन द शॉक थेरेपी एडमिनिस्ट्रेटेड इन 1919 और did not lead the people into the provide the autopia to mass consumption। कह रहा है ऑटोपिया मतलब होता है ऐसा सोच, ऐसा थिंकिंग जो कभी पूरा नहीं हो सकता है। कह रहा कि 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को उपभोग के उस आनंद लोक तक नहीं ले जा सकी जिसका उसने वादा किया था। आपने कहा कि शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र में, इकोनॉमिक सिस्टम में जो है वो तहस नहस से डिस्ट्रॉयड है, बर्बाद हो गए। और इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। इसमें रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रण तंत्र जो था, औद्योगिक ढांचा, वो चरमरा गई, यानी इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर था, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, खत्म हो गई। और कह रहा है कि लगभग जो है ये लगभग 90% इंडस्ट्री जो थी वो निजी हाथों या कंपनियों में बेच दिया गया, है ना। कितने, तो कह रहा है कि उसको या तो बेच दिया गया या प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया। और जो इकोनॉमिक सिस्टम था, यह पुनः निर्माण जो है, चूँकि सरकार द्वारा एक डायरेक्टिव, उसके डायरेक्शन में, निर्देशित में, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बजाय बाजार की ताकते रही थी, है ना। कहा जाए सिंस द रिकंस्ट्रक्टिंग वाज द कैरी आउट थ्रू द मार्केट एंड फोर्स एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट एंड डायरेक्टेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। समझ में आया। कह रहा है कि ये जो कंपनियों को बेचा गया था, इसके इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो है, जिसको ढांचा बोलते हैं, यह फिर से निर्माण या रिकंस्ट्रक्शन नहीं था। सरकार द्वारा जो है निर्देशित या चलाया जा रहा था औद्योगिक नीति के बजाय, उसके बदले क्या था, बाजार की ताकतें कर रही थी। मैंने सरकार ने किया, बाजार उसको कंट्रोल करने लगा। इसलिए यह कदम सभी जो इंडस्ट्री थे उसको बर्बाद कर दिया, मटियामेट करने वाला साबित हुआ। और इससे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योग यानी इंडस्ट्री जो थी, कि कीमत कम से कम लगाई गई, यानी कम से कम आंकी गई, अंदाजा लगाया गया। और उन्हें औने पौने दाम में, यानी बहुत, माने कुछ भी मतलब सोना को जो है लोहा के भाव में यहाँ बेचा गया, है ना। करा है ए लार्ज गैरेज स्केल सेल इन द स्टोरी एंड द वैल्यूएबल इंडस्ट्री वेयर द अंडर वैल्यू, यानी कम आका गया, कम वैल्यू किया गया, सोल्ड एट द थ्रो अवे प्राइसेज, यानी पूरा फेंक दिया गया, बुझिए तो, है ना। और हालांकि इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे,
लेकिन अधिकांश जो नागरिक थे अपने अधिकार पत्र कालाबाजारियों के हाथों बेच दिए, क्योंकि उन्हें धन की जरूरत थी। समझ में आया? जो नागरिक थे उनको पैसे की जरूरत थी, उन्होंने क्या किया, उस अधिकार पत्र को किसी और जो कंपनी या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट थे उसको उन्होंने बेच दिया। ठीक है। अच्छा, रूबल जो है, रूबल वो रसिया के, रूस की पैसा का नाम है, करेंसी का नाम है। क्या कहा कि वैल्यू द रूबल द रशियन करेंसी डिक्लाइन ड्रामेटिकली। कहा है कि जो यहाँ आप देखो, या देखो लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ रूबल, है ना, रसिया करेंसी ड्रामेटिकली मतलब नाटकीय ढंग से होता है। ठीक है। तो कह रहा है कि अगर रूस के जो पैसा करेंसी है उसका, अब रूबल जो है उसका नाटकीय ढंग से जो है गिरावट आई उसके मुद्रा में, उसका करेंसी में, पैसा में, और मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही। यानी मामला इतना ख़राब हो गया, है ना, कि द रेयर ऑफ द इन्फ्लेशंस वाज सो हाई दैट पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग। यानी जिनका मतलब जमा पूंजी था रखा हुआ सब खत्म हो गया। फिर है जो द कलेक्टिव फार्म डिस्ट्रीगेटेड एंड लिविंग पीपुल विदाउट द फूड सिक्योरिटी। और प्रायः सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी और लोग जो है अपने खाद्यान्न यानी खाद्य यानी भोजन, फूड, ग्रेन, अनाज की सुरक्षा मौजूद नहीं रही। रूस ने खाद्यान्न का आयात करना शुरू कर दिया। यानी अब उनके यहाँ से जो है खाना में नहीं मिल रहा था और लोग कहीं और से मंगा रहे हैं। एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट मतलब भेजना, इंपोर्ट मतलब मंगाना। फिर कह रहा है कि 1900 कह रहा है कि जीडीपी जो है, जीडीपी जो सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं जिसको हिंदी में, कह रहा है द रियल जीडीपी रसिया इन मतलब 1999 में जो वास्तविक रियल घरेलू उत्पाद था वो 1989 की तुलना में कहीं ज़्यादा नीचे आ गया था। और पुराना व्यापारिक जो ढांचा था वो टूट चुका था। जो पहले जो ट्रेड सिस्टम था वो बर्बाद हो गया, लेकिन इसकी जगह कोई विकल्प व्यवस्था नहीं हो पाई। इसकी जगह और कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो ही नहीं पाया। और फिर कह रहा है द वैल्यू द ओल्ड सिस्टम ऑफ द सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर मतलब समाज के कल्याण के लिए, भलाई के लिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि समाज के कल्याण की पुरानी जो व्यवस्था थी, सिस्टम थी, उसको क्रम से पूरा एक एक करके बर्बाद कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। सरकारी रियायतों के खत्म के कारण ज़्यादातर लोग गरीबी में पड़ गए। जो सब्सिडी दिया जा रहा था, है ना, जो पुअर क्लास के लोग थे, पॉवर्टी जो लोग थे, गरीब थे, वे वो अब उनको नहीं दिया जाने लगा और ज़्यादातर लोग जो है गरीबी में पड़ गए। और जो मिडिल क्लास के लोग थे, मतलब मिडिल क्लास जो थे, वो पुश टू द प्रेफेरी टू ऑफ सोसाइटी। कह रहा है कि सरकारी रियायत खत्म कर दी गई, इससे मध्यम वर्ग के हाशिए पर आ गया और अकादमिक जो बौद्धिक कार्यक्रमों में जुड़े लोग या तो बिखर गए या बाहर चले गए। और कई देशों में तो एक माफिया वर्ग, जैसे जिसको जायराम पेशा लोग भी कहते हैं, है ना, यहाँ लिखा हुआ माफिया इमर्ज इन द मोस्ट ऑफ द कंट्री एंड द स्टार्टेड द कंट्रोलिंग द मेनी इकोनॉमिक सिस्टम। यानी वही कालाबाजारी करने वाले लोग, है ना, वे जो इकोनॉमिकल उस क्या किया उन्होंने, माफिया वर्ग उभरा जो उसने अधिकतर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी यानी आर्थिक गतिविधियाँ अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में कर लिया और निजीकरण के कई विषमताओं को जन्म दिया। और पूर्व में सोवियत संघ में शामिल रहे गणराज्य, खास करके रूस में अमीर गरीब के लोगों के बीच वो तीखा विभाजन हो गया। और इससे पहले जो व्यवस्था मतलब बिल्कुल उल्टा थी, अब धनी और निर्धन के बीच बहुत बड़ी आर्थिक असमानता आ गई। यानी पुअर और जो इससे पहले जो पोस्ट सोवियत स्टेट थे, स्पेशली रसिया, मतलब वो काफ़ी मतलब अच्छा था, उसमें ज़्यादा गरीब अमीर की खाई नहीं थी, जैसे इंडिया में है अभी। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब, कोई खाते खाते पेट फूल के मर जा रहा है, कोई बिना खाए हुए मर जा रहा है। तो यही था, कह रहा है कि जो जो मतलब लोग में विभाजन क्या था, खास करके वहाँ अमीर गरीब में विभाजन दिख रहा था। और इससे पहले ऐसा व्यवस्था नहीं था, उल्टा था। पहले धनी गरीब में इतना बड़ी खाई नहीं थी और इकोनॉमिकल इक्वालिटी, इनइक्वालिटी नहीं थी। इकोनॉमिकल इक्वालिटी भी थी वहाँ पर, उतना इक्वालिटी नहीं थी। ठीक है। और लोग के बीच ये खाई बढ़ता गया। फिर कह रहा है कि आर्थिक बदलाव की प्राथमिकता और उस
निर्यात पर ध्यान दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं को निर्माण का कार्य ऐसा प्राथमिकता नहीं हो सका था। जैसे लोकतंत्र होता है ना कि पब्लिक वेलफेयर की ज़्यादा बात किया जाए, लोकतंत्र में क्या होता है कि पब्लिक वेलफेयर की ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन अभी नहीं, लेकिन लोगों की भलाई के लिए वो अभी ऐसा नहीं हो पा रहा था। करा है यहाँ तक हम लोगों ने बढ़ लिया है ना। अब देखिए कह रहा है कि आर्थिक बदलाव को, यानी इकोनॉमिकल जो आर्थिक बदलाव जो बड़ी प्राथमिकता दी गई, मतलब इकोनॉमिकल जो है चेंजिंग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया। और लेकिन जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन थी, संस्थाएं थी, निर्माण कार्य ऐसा कोई प्राइमरी नहीं दिख रहा था। इन सभी देशों में संविधान की गड़बड़ी हड़बड़ी में तैयार किए गए। बहुत सारे देश में जो है जो संविधान थे वो बहुत ही जल्दीबाजी में तैयार किए गए। जैसे कि देखा है ना कि कंट्री, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द कंट्री वे आर ड्राफ्टिंग द हरी स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूजिव प्रेसिडेंट विद द इलेक्टेड, है ना। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि रसिया के साथ साथ ही बहुत सारे अब रूस में जो है, रसिया में अधिकांश देशों ने राष्ट्रपति के कार्यपाल प्रमुख बनाया, कार्यपालिका प्रमुख, यानी एग्जीक्यूटिव हेड इसे बोलते हैं। और उसके हाथ में लगभग हर शक्ति पावर जो आ गया था, थमा दी थी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि संसद जो है यानी पार्लियामेंट अपेक्षाकृत कमजोर संस्था रह गई। यानी पार्लियामेंट जो है अगर हम बात करें तो काफ़ी पावरफुल हो गई, करा ना, स्ट्रॉन्ग हो गया प्रेसिडेंट, और वाइडेस्ट पॉसिबल टू पावर जितना था उसके बाद आ गया। और यहाँ पार्लियामेंट वीक हो गया, लिखा हुआ है ना रिलेटिवली वीक। क्या है पार्लियामेंट रिलेटिवली वीक? यहाँ पर देखिए सेंट्रल, उसी का मध्य एशिया की बात कर रहा है ना। अब कह रहा है कि कमज़ोर हो गई। अब फिर कह रहा है कि अगर हम देखें, बात करें कि इनमें से कुछ सत्ताधारी हो गए, यानी सत्ता उनके पावर के हाथ में आ गया। अब हम सेंट्रल एशिया की बात करें, मध्य एशिया में, तो राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त थी, पावर, और इनमें से कुछ सत्तावादी हो गए। मिसाल के तौर पर आगे हम देखेंगे तो फॉर एग्जाम्पल में यहाँ देखेंगे हम, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या है, तो तुर्कमेनिस्तान है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान अपॉइंटेड देमसेल्फ टू पावर फर्स्ट फॉर द 10 ईयर एंड देन एक्सटेंडेड फॉर द अनदर 10 ईयर्स। कह रहा है तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने राष्ट्रपति के पहले 10 वर्षों के लिए अपने को इस पद पर बहाल किया, उसके बाद समय सीमा 10 वर्ष के और बहाल कर लिया। और इन राष्ट्रपतियों ने अपने फैसलों का असहमति का विरोध अनुमति नहीं दी। ऐसे डेमोक्रेटिक में होता है ना, जैसे अभी हमारे भारत में है, क्या है, कोई भी अगर सरकार के विरोध बोल रहा है कि देश के विरोध बोल रहा है, यानी बोलने की आज़ादी ही नहीं है, कोई ना कोई केस फंसा के उसको जेल में डाल देता है, जो कि डेमोक्रेटिक का लक्षण नहीं है। डेमोक्रेटिक लक्षण है कि पीपुल हैव राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसी और अपोज द गवर्नमेंट, है ना। तो ये डेमोक्रेटिक का जो है अधिकार होता है कि उनकी आलोचना करें, उनकी पॉलिसी एक लोग सरकार के और उनके पॉलिसी नीति को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई उसका विरोध नहीं करने का अनुमति नहीं था। यहाँ पर पावरफुल हो गया था राष्ट्रपति। और जो या अधिकतर देशों में न्यायिक कल्चर, न्यायिक जडिशरी कल्चर जो था, और जो जडिशरी सिस्टम था, उसको स्वतंत्रता स्थापित काम करना अभी बाकी है। यानी कह रहा है कि judicial structure culture and independent of judiciary was yet be established in most of the this country। कह रहा है कि भाई ये जो न्यायिक मतलब ये तो विरोध करने की बात नहीं है, सबने अपना शक्ति बढ़ा लिया 10-10 साल के लिए, और 10 साल तक कोई हटा नहीं सकता है। और जो मोस्टली जो कंट्री थे, देश थे, उसमें न्यायिक संस्कृति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने का काम अब करना भी बाकी था। फिर आगे देखेंगे मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज स्पेशली रसिया स्टार्टेड टू रिवाइविंग इन 2000 and 10 years after their independence, and the reason of for the revival
For most their country was the export natural resources like the oil, natural gas, minerals, Azerbaijan, Kazakhstan, रसिया, तुर्कमेनिस्तान एंड कर रहा है। रूस के अधिकांशतः जो देश की अर्थव्यवस्था थी उसने 2000 में यानी कि अपनी आज़ादी के 10 साल बाद खड़ा होना शुरू किया। अधिकतर देश की अर्थव्यवस्था जो है वो फिर से रिकन्स्ट्रक्ट था, पुनर्जीवन का कारण जो था, जैसे कि खनिज तेल, गैस और जितने भी और धातु थे यानी मिनरल थे और नेचुरल रिसोर्सेज थे उसका निर्यात करता था। जैसे रूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया और अजरबैजान तेल गैस के बड़े उत्पादक देश थे। और बाकी देश को अपने क्षेत्र में तेल की पाइपलाइन गुजारने के कारण फायदा हुआ और इस एवज में उन्हें किराया मिलता है और एक हद तक जो है निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया, यानी कहीं न कहीं पाइपलाइन गुजर रहा था तो उनको भाई रेंट भी मिलता था, है ना। और कहीं ना कहीं सम अमाउंट कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन रीस्टार्टेड, मतलब शुरू हुआ विनिर्माण यानी फिर से निर्माण करना, मतलब प्राइमरी सेक्टर से कुछ नया सेक्टर बना देना, या दूध से चीज़ पनीर बना देना, ये सब चीज़ है। ओके, अब देखिए क्या कर रहा है कि कप्टू ने देखिए कि व्हाट इज द डिफरेंसेज, कर रहा है कि आखिर राष्ट्रवाद अलगाववाद में क्या अंतर है। अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो राष्ट्रीय नायक कहलाते हैं, और अगर नाकामयाब हो जाते हैं यानी सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो अलगाववाद फैलाने के लिए अपराधी ठहराए जाते हैं। नेशनलिस्ट हीरो होता है ना, इफ़ यू द फॉल यू आर द कंडेम्ड फॉर द क्राइम, है ना, सक्सेसनिज्म, यानी आप अपराधी ठहराए दिए जाते हैं। क्या डिफरेंस है यार, कार्टून में पूछ रहा है। तो एक खत्म हो गया है टॉपिक तक हम लोगों का। अब इसको अब दूसरा जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट। क्या है? टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो देखिए मैंने संघर्ष और तनाव कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द फर्दर सोवियत रिपब्लिक, यानी जो पूर्व के सोवियत संघ थे, अधिकांश जो गणतंत्र संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं, और अनेक गणराज्य जो है गृह युद्ध और बगावत झेला था, यानी सिविल वार जिसे बोलते हैं हिंदी में। इसके साथ साथ अनेक देश में बाहरी ताकतें जो है दखल दे रही थी, यानी जितने भी देश थे उनके साथ जो है जो फॉरेनर कंट्री थे, विदेशी कंट्री, बाहरी वो मतलब कहिए कि घर के मामले में बाहरी लोग टांग अड़ा रहे थे, बोल रहे थे, क्योंकि बाहरी देश भी इसमें दखल दे रही थी, इंटरफेयर कर रही थी, और स्थिति और भी जटिल हो गई, यानी कम्प्लेक्स हो गई, है ना। ये कम्प्लेक्टिव लिखा हुआ है, इसमें देख सकते हैं। और उसी जगह रहा कि रूस में दो गणराज्यों यानी रिपब्लिक जिसे बोलते हैं रिपब्लिक, वह है चेचन्या और दागिस्तान में जो है वायलेंस यानी हिंसक अलगाववादी जो है आंदोलन चले। चेचन्या एंड दागिस्तान हैव टू वायलेट एंड सक्सेनिस्ट मूवमेंट, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं अलगाववादी जो है आंदोलन जो है वो चलने लगे, है ना। और मॉस्को मेथड, यानी मॉस्को में कहा है कि यहाँ अगर हम देखें, कहा कि मॉस्को में चेचन विद्रोहियों को निपटने के लिए जो तरीका अपनाया और जिसे गैर जिम्मेदार तरीके से सेना ने जो है बमबारी की, उसमें से मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ, लेकिन इससे आज़ादी की आवाज़ दबाई नहीं जा सकी। मतलब जब आंदोलन चल रहा था तो जो रसिया की सेना है उसने जो है उसको दबाने के लिए बमबारी की और काफ़ी मानवाधिकार का काफ़ी तहस नहस किया इसने, लेकिन गड़ा कि आज़ादी के राइट जो है वो नहीं दबा सके, इससे कर सके। फिर कह रहा है यहाँ पर देखेंगे कि मध्य एशिया में, यानी सेंट्रल जो यहाँ पर देखिएगा सेंट्रल एशिया, तागिस्तान विटनेस, मतलब इसका
कहना फॉर 10 ईयर एंड 2001 कह रहा है कि सेंट्रल एशिया में, है ना, यहाँ पर देखेंगे सेंट्रल एशिया में यानी मध्य एशिया में कजाकिस्तान के 10 वर्षों यानी कि 2001 तक, यानी 91 में वो अलग हुआ तो 10 साल हुआ तो 2001 हो गया। तो वहाँ सिविल वार की चपेट में रहा यानी गृह युद्ध में रहा और पूरे क्षेत्र में कई मतलब धार्मिक संघर्ष चला यानी संप्रदाय किसे बोलते हैं। और अजरबैजान का एक प्रांत नगरोन एंड कराबाखास, है ना, अर्मेनीज वांट टू द, देखिए अजरबैजान के जो प्रोविंस जो था नगरोन एंड कराबाख, ये जो उसके सम लोकल आर्मेनियंस वांट टू द सीड्स ज्वाइन टू आर्मेनिया, यानी कह रहा है कि अजरबैजान का जो प्रांत था नगरोन एंड कराबाख, यहाँ के कुछ स्थानीय जो अर्मेनियाई अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते हैं और जॉर्जिया में 2 प्रांत जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं और वे सिविल युद्ध लड़ रहे हैं, सिविल युद्ध यानी गृह युद्ध। और यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में मौजूद शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे थे। कई देश प्रांत नदी जल के सवाल पर आपस में भिड़े और इन सारी बातों को जो है वजह थी अस्थिरता एंड इनस्टेबिलिटी, इसका माहौल था और आम नागरिक का जीवन जो है वो जीना दुभर हो गया था, बहुत ही मतलब चैलेंजिंग हो गया था। कह रहा है ना मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट फॉर द कंट्री सिटीजन, ये जो है कह रहा है कि मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट फॉर द कंट्री सिटीजन, है ना, यहाँ फाइटिंग कर रहे थे, ये देख रहे हैं आप। यानी कि सिविल युद्ध किसे बोलते हैं, तो गृह युद्ध, देश के जनता जो है आपस में ही लड़ने लगे किसी मुद्दे लेकर, उसको सिविल युद्ध बोलते हैं, गृह युद्ध बोलते हैं, सिविल वार बोलते हैं उसके। तो यही हो रहा था यहाँ पर। फिर कह रहा है द सेंट्रल रिपब्लिक्स आर द एरिया with vast hydrocarbons and resources which have brought them economic benefit, and Central Asia has also become the zone. The competition between the outside power and the oil companies and the regions is the next Russia, China, Afghanistan and Pakistan. यानी देखो कह रहा है कि जो मध्य एशिया के गणराज्य थे यानी रिपब्लिक थे, हाइड्रोकार्बन जैसे पेट्रोलियम जितने संसाधन हुए, विशाल भंडार था, इसमें से गणराज्यों को आर्थिक लाभ जो है हुआ, लेकिन इसके कारण यह क्षेत्र जो है बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी मतलब अखाड़ा बन गया, लड़ाई का, युद्ध का, प्रतिस्पर्धा का, कंपटीशन का। और यह क्षेत्र रूस, चीन, अफगानिस्तान से सटा हुआ था और पश्चिम एशिया के नज़दीक लगभग 11 सितंबर 2001 की घटना है के बाद जो है अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था, ठीक है ना। तो देखिए 16 सितंबर में तो कहा ना, यहाँ पर जो अमेरिका चाह रहा था कि भाई हम एक सैनिक ठिकाना बने यहाँ पर, सितंबर इतने यूएस वांटेड टू बेस रीजन्स, है ना। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि देखिए यहाँ पर क्लोज, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो अमेरिका था तब पश्चिम एशिया के नज़दीक था और 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में अपना सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था, आर्मी का कैंप बनाना चाहता था, है ना। और उसने किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए जो सेंट्रल एशिया था सभी राज्यों को भुगतान दिया, यानी पैसा दिया। अब अफगानिस्तान और इराक में युद्ध के दौरान इस क्षेत्र में अपने विमान को उड़ाने की अनुमति ले ली। मैंने जो इस मतलब कह रहा है कि एयर प्लेन एंड फ्लाई ओवर द देयर टेरिटरी ड्यूरिंग द वार इन द अफगानिस्तान एंड इराक, यानी उसको ले लिया, उसे अनुमति प्रदान कर लिया, आज्ञा ले लिया कि भाई जो है हम अफगानिस्तान और ईरान आपके यहाँ से हम युद्ध के दौरान अपने विमान को उड़ाने की अनुमति दे दी कि दो हमको, हम उड़ाएंगे। और रूस इन राज्यों में अपना निकटवर्ती विदेश मानता था और उनका मानना था कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए और खनिज तेल जैसे कि संसाधन की मौजूदगी के कारण चीन का हित भी था इसमें, उसका भी लालच था यहाँ पर। और इस चीज़ से जुड़े हुए चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया। अब चीन भी पीछे नहीं था, ये तो विमान कर ले लिया जो है, और चाइना भी इस पर अपना हक मानता था क्योंकि हमारे नज़दीक में है,
तो भी समझता था कि तो वो भी अपना व्यापार करना शुरू कर लिया चीनियों ने, कहा कि बॉर्डर के आसपास में है, नियर, है ना, लिखा चाइनीज हैव टू सेटल अराउंड द बॉर्डर्स एंड द कंडक्टेड ट्रेड, व्यापार शुरू कर दिया। फिर करता है इन द ईस्टर्न यूरोप, कहा कि पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया ने शांतिपूर्वक दो भाग में बट गया। इस समय चेकोस्लोवाकिया जो स्प्लाइट मतलब बढ़ जाना, पीसफुली इनटू टू विद द चेक्स एंड स्लोवाकिया और फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट कंट्री, ये स्वतंत्र देश बन गया। दो चेक और स्लोवाकिया नाम के दो देश बन गए स्वतंत्र। लेकिन सबसे गहरा संघर्ष जो है बाल्कन क्षेत्र गणराज्य में यूगोस्लाविया में हुआ और 1991 के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया। इनमें शामिल था बोस्निया हर्जोगोविया या हर्जोगोवियाना, स्लोवेनिया एंड क्रोएशिया। इसने क्या किया, अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया और यहाँ नाटो का हस्तक्षेप करना पड़ा। नाटो जो संगठन था, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पर इसको हस्तक्षेप करना पड़ा, इंटरफेरेंस करना पड़ा और यूगोस्लाविया पर बमबारी हुई और जातीय संघर्ष में गृह युद्ध का रूप ले लिया था। इथनिक मतलब होता है जातीय, निर्जातीय, और सिविल वार यहाँ शुरू हो गया। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक है जो उसको हम आज खत्म कर देते हैं। इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट, मतलब साम्यवादी जो देश था, साम्यवादी मतलब कम्युनिस्टवादी, उसे भारत और रूस का संबंध के बात करेंगे। तो इंडिया है द मेंटेन्स गुड रिलेशन विद द ऑल पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, कहा कि भारत जो है साम्यवादी देश रह चुके देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए, लेकिन भारत का संबंध रूस के साथ सबसे ज़्यादा गहरा अच्छा था। रूस अभी तक हमारा अच्छा मित्र है ना कि नहीं, और भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा रूस के साथ संबंध। और भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हित का इतिहास है। और भारत रूस के जो आपसी संबंध है इन देशों की जनता में अपेक्षाकृत मेल खाते हैं। और भारतीय हिंदी फिल्मों के नायक जैसे राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस और सोवियत संघ में यानी यूएसएसआर के बाकी गणराज्य जो थे घर घर में जाने जाते हैं, यानी वहाँ तो काफ़ी पॉपुलर है राज कपूर खास करके, और अमिताभ बच्चन के बारे में भी है ना। और इस क्षेत्र में हिंदी फिल्मों के गीत जो है जब बजते सुन सकते हैं, मैंने बज रहा है तो आप सुन सकते हैं वहाँ पर अगर जाते हैं कभी तो। और भारत के यहाँ जनमानस का एक अंग भी है यहाँ पर। और रूस और भारत का जो संबंध है ना, अगर हम देखें तो कहा कि भारत और रूस दोनों जो है सपना जो है बहुध्रुवीय विश्व का है। और बहुध्रुवीय विश्व ने इन दोनों देशों का आशा यह है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियाँ मौजूद हो, यानी एक ही दो ही देश नहीं है जो शक्तिशाली हो। इसका मतलब कि और भी देश हो शक्तिशाली हो, है ना, दो ग्रुप में नहीं बटे, दो ध्रुव में विश्व नहीं बटे। जैसे कि सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेवारी, यानी किसी भी देश का हमला हो तो सभी देश उसको अपने खतरा माने और मिलकर संघर्ष करे, कार्रवाई करे, और क्षेत्रीयता का जो ज़्यादा जगह मिले। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का समाधान बातचीत से हो, हर देश की संबंध स्वतंत्र नीति हो, इंडिपेंडेंट पॉलिसी हो। और संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं जो यूएन जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, कह रहा है कि कोई भी सबकी सारा देश को जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, यानी स्वतंत्र विदेश नीति फॉर ऑल कंट्री एंड डिसीजन मेकिंग थ्रू द बॉडीज लाइक द यूएनए दैट द, देखिए यहाँ पर जैसे ए है दिया हुआ है ना, डिसीजन मेकिंग थ्रू द बॉडीज, यानी कुछ संस्था बने। एग्रीमेंट 2000 में कह रहा कि यहाँ ये हो गया है ना, यूएनए डेट शुड द स्टैंडर्ड, कर रहा है कि यूएनए जैसे जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूएनए, तो उसके जैसे और संस्थाएं बने, मजबूत बने, और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष कोई इंटरनेशनल लेवल पर युद्ध नहीं हो, और इसमें जो है सब बातचीत से कोई समाधान किया जाए, युद्ध कोई नहीं है, भारत का नीति रहा है। और जो मजबूत संस्था हो, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए जितने भी संस्थाएं हैं। और 2001 में भारत रूस में समझौता हुआ, अलायंस हुआ। अंक रूप में भारत और रूस के बीच जो है 80 है ना बिलैटरल एग्रीमेंट हुआ, यानी 80 द्विपक्षीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए, सिग्नेचर हुए, समझौता हुए। और भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर इंडिया स्टैंड बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप विथ रसिया, कर रहा है, जो भारत के साथ अपने संबंधों के कारण जो है
कश्मीर है, ऊर्जा पूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद यानी इंटरनेशनल ट्रेडिंग से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन, सूचना का आदान प्रदान, एक्सचेंज करना, और पश्चिम एशिया, वेस्टर्न एशिया के पहुंचने और चीन के साथ अपने संबंध को संतुलन लाने जैसे मसले पर जो है फायदे हुए। और रूस को जो है भारत के लिए हथियारों का दूसरा बड़ा खरीदार देश माना जाता है। भारत जो है दूसरा सबसे ज़्यादा जो है रसिया से अपने हथियार खरीदता है, वेपन खरीदता है। ठीक है, ओके। अभी ख़त्म है सेंट्रल एशिया विद द बैलेंसिंग द रिलेशनशिप विद द चाइना रसिया, मैंने चाइना के साथ संबंध सुधारने में भी, हालांकि हमारा संबंध चाइना से अभी भी सर चाइना जो है बहुत ख़त्म कंट्री है, और किसी को कुछ देता है तो उसको 10 गुना लेता भी है चाइना, उसका सेल्फिश है पूरा। तो और भारत दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है रसिया से हथियार का, यानी इंपोर्ट करते हैं। चूँकि तेल, भारत जो है तेल के इंपोर्ट करता है, मैंने मंगाता है देशों से, इसलिए भी भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण है। और उसने तेल के संकट की घड़ी में हमेशा भारत की मदद की है, यानी रसिया ने हमारा मदद किया। और भारत रूस ने अपने ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अभी तो भारत रूस से बहुत सारा इंपोर्ट कर रहा है वायल्स, और उसको रिफाइन करके यूरोपियन देशों को बेच भी रहा है, एक्सपोर्टर भी बन गया है अभी। जैसे सारा अभी जो यूक्रेन जो कि रसिया का अंग था यूएसआर का, वो अलग हो गया। अलग हो गया तो क्या हुआ, अब जो है इन लोगों का जो है नहीं खरीद रहा है, तो उनको वहाँ तेल, यूरोप भी सफरिंग कर रहा है महंगाई से। तो अब भारत से ही ले रहा है, रसिया भारत से ले रहा है, भारत से ले रहा है रिफाइन करके कौन, तो यूरोपियन कंट्री। तो देखिए भारतीय सेना जो है अधिकांश साजो सामान जो है रूस से प्राप्त करता है। तेल का आयातक भी है भारत, और उसने तेल के संकट घड़ी में हमेशा भारत की मदद की है। और भारत रूस से अपने ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अभी बढ़ चुका है, बता चुके आप लोगों को। ऐसी कोशिश जो है कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी चल रही है। और इन गणराज्यों में रिपब्लिक के साथ सहयोग है ना, अंतर्गत तेल वाले इलाकों में साझेदारी करना, अलायंस करना, निवेश करना भी है। और रूस भारत की परमाणु जो यानी एटॉमिक प्लान है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी, यानी सैटेलाइट जो हुआ है, बात करें तो मिलिट्री से लेकर हार्डवेयर से लेकर इंडियन जो या इम्पोर्टेंट वायल कहिए, है ना, और असिस्ट कर रहा है भारत ड्यूरिंग द वायल क्राइसिस, इंडिया में कर रहा है। फिर कर रहा है कि रसिया जो है हमारा जो है न्यूक्लियर एनर्जी प्लान में भी असिस्ट कर रहा है। और स्पेस इंडस्ट्री में कर रहा है, गिविंग, मतलब वो हमको बहुत अच्छा हेल्प कर रहा है। जैसे कि अब देखें कि जैसे क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की हमारा, है ना, क्रायोजेनिक रॉकेट यहाँ पर मैन इंडिया नीडेड, जब हमको ज़रूरत थी उसने मदद की। और भारत रूस जो है विभिन्न जो है साइंटिफिक कोलैबोरेशन हमारे यहाँ हो रहा है। मैंने परियोजना पर जो है हमारे साझेदार हैं, उसके हम भागीदार हैं उसके हर प्लान में। ठीक है, ये तो ख़त्म हो गया आपका। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन सर। एक टॉपिक जो है यहाँ पर देखेंगे हम, फ्लैशबैक इंडिया यूएस एंड यूएसएसआर। कह रहा है कि शीत युद्ध के दौरान, यानी कोल्ड वार इसे बोलते हैं, यानी शीत युद्ध क्या है, तो लगे कि जैसे हम एक खून खराबी हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, लेकिन हो नहीं, मुंह से ही युद्ध हो, शब्दों के बांध चले, शब्दों के बम चले, लेकिन मार काट या ऐसा कुछ नहीं हो। लगता है थर्ड वार, वर्ल्ड वार हो, लेकिन हो नहीं। उसको कोल्ड वार बोलते हैं, हिंदी में शीत युद्ध बोलते हैं उसको। तो कह रहा है नहीं था, दो आदमी कहता कि ये कर देंगे, गाली गलौज कर रहा है, दो मिलकर मार देंगे, जान मार देंगे, लेकिन एक दूसरे के हाथ पर नहीं चला रहा है, न कुछ कर रहा है, वैसे ही वर्ड शब्द के बांध। तो शीत युद्ध के दौरान तो कह रहा है कि शीत युद्ध के दौरान भारत और यूएसएस के जो संबंध बहुत गहरे थे। इसमें आलोक जो है क्रिटिक्स थे, आलोचक यानी आलोचना करने वाला, तो कहने का अवसर भी मिला कि भारत सोवियत के खेमे में कहीं सा था। जब हमारा संबंध अच्छा था तो कह रहा था कि भारत जो है सोवियत यूएसएसआर का जो अंग था, लेकिन ऐसा था नहीं। भारत किसी में नहीं था, किसी के पक्ष में नहीं था, क्योंकि भारत तुरंत आज़ाद हुआ था। लेकिन कहा इकोनॉमिकल देखा जाए, यहाँ पर इकोनॉमिक यूनियन एंड असिस्टेड कह रहा है कि जो है सोवियत संघ के साथ भारत का सार्वजनिक जो है क्षेत्रीय कंपनियों की ऐसे वक्त में मदद की जब ऐसी मदद पाना मुश्किल था। सोवियत संघ ने भिलाई, मास्को, विशाखापत्तनम, इम्फाल कारखाना जो है इंडस्ट्री, और भारत में हेवी
इलेक्ट्रिकल जैसी मशीनरी जो संयंत्र थे और आर्थिक तकनीकी सहायता दी। भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तब सोवियत ने रुपये के माध्यम से बनाकर भारत के साथ। कह रहा है कि जब हम तुरंत आज़ाद हुए थे कोई हमारा हेल्प नहीं कर रहा था और हमारे पास विदेशी करेंसी नहीं थी, तब रसिया ने हमको हेल्प किया था। बहुत सारे कंपनी को, जैसे भिलाई हुआ, बोकारो हुआ, विशाखापत्तनम स्टील प्लांट हुआ, ये सब में हम बैठाने में हमारा हेल्प किया है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल, है ना, भेल जिसे बोलते हैं, BHE, भेल, भेल मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स बोलते हैं। ये सब को बैठाने में हमारा हेल्प किया रसिया। तो बहुत बड़ा हमारा वो तो मदद ही दोस्त है शुरू से ही। हमारे पास फॉरेनर करेंसी नहीं थी तो इंडियन करेंसी भी वो एक्सेप्ट किया, मदद किया। अब कह पॉलिटिकल, कह रहा है द सोवियत यूनियन सपोर्ट इंडिया पोजिशन ऑन द कश्मीर इशू इन द UN। रसिया ने जो है, रूस ने कश्मीर मामले में भी हमारा राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख को समर्थन किया और सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के लिए गाढ़े दिखे। और खासकर 1971 में जब 1971 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ के दौरान, जो युद्ध हुआ था, भारत ने भी रसिया की संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष था लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया। लेकिन इस समय हमारा जो है रसिया ने सपोर्ट किया था, है ना। हम उसके क्रिटिक से, उसकी विदेश नीति का हम अपोज करते थे, विरोध करते थे, लेकिन रसिया ने हमारा सपोर्ट किया। अब हम मिलिट्री में देखेंगे तो यानी सेना, तो कहा कि भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में मतलब विभिन्न दिए, हथियार दिए, साजो सामान दिए जब शायद कोई अन्य देश हमारी सैन्य टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार नहीं था। और रूस ने भारत के साथ कई समझौते किए, अलायंस किए, एग्रीमेंट किए और भारत के संयुक्त राष्ट्र से सैन्य उपकरण तैयार कर सका। और भारत ने क्या किया, उनके साथ मिलकर जो सेना के ज्वाइंटली मतलब मिलिट्री इक्विपमेंट जिसे बोलते हैं, यानी मिलिट्री के जितने सेना से लड़ने वाले जो सामान जितने होते हैं वो सब जो है उसके साथ हमने मिलकर तैयार किया, साझा सामान तैयार किया। अब कल्चर, संस्कृति, अगर हिंदी फिल्मों की बात किया जाए तो भारतीय संस्कृति और सोवियत संघ में लोकप्रिय थी और बड़ी संख्या में भारतीय लेखक कलाकार जो है सोवियत संघ की यात्रा की है, वहाँ गए और देखे उसके, है ना। तो और एक जो है छूट गया है, हम लोग शायद वो नहीं बता पाए आपको। देखिए बॉलीवुड और स्टोरी और उजेबेक पेशेंस, है ना, यानी बॉलीवुड स्ट्राइब्स एंड उजेबेक पैशंस क्या था। देखिए कह रहा है कि उज्बेकिस्तान हिंदुस्तानियों की फिल्मों की धूम, यानी खूब पसंद किया जाता है उज्बेकिस्तान में। कह रहा है कि रूस में जो विघटन हुआ और 7 साल बीत गए हैं लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए जो है उज्बेक लोगों में गहरी ललक है, काफ़ी भूख है, मौजूद है अभी भी। और हिंदुस्तान में कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हुई कि कुछ ही हफ्ता के भीतर, या सप्ताह के भीतर, वो जो है उसके कॉपी जो है, पायरेटेड कॉपी, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में बिकने लगती थी। और ताशकंद के बड़े बाजार में नज़दीक जो है हिंदी फिल्मों की एक दुकान एक मोहम्मद अरीफ पद की है। और मोहम्मद अरीफ जो है अफ़गानी है और पाकिस्तान के सीमा प्रांत के शहर पे पेशावर वीडियो मंगाते हैं। और उनका कहना है कि यहाँ हिंदी फिल्मों के बहुत सारे दीवाने हैं, चाहने वाले हैं। और मैं तो कहूँगा कि ताशकंद के 70% लोग इस फिल्मों को खरीदते हैं और हम लोग रोज़ाना लगभग 100 वीडियो जो है बेच देते हैं। यानी ये मोहम्मद जो है वो जो मोहम्मद शरीफ हैं, ये जो है मोहम्मद शरीफ पंत इनका नाम है, कहता है कि हम डेली जो है 100 वीडियो बेच देते हैं और अभी अभी 1000 वीडियो का और ऑर्डर दिया है। और उज्बेक लोग जो हैं मध्य एशिया के हैं और वे एशिया को अंग मानते हैं। उनकी साझी जो है जुड़ी हुई कल्चर है, संस्कृति है, कॉमन कल्चर है उनकी। डेट इज द वाई दे लाइक द इंडियन फिल्म। और यही कारण है कि भारतीय फिल्म पसंद करते हैं। और यह कह रहा है डिस्पाइट द शेयर द हिस्ट्री, कह रहा है कि इसे साझे इतिहास के बावजूद भारतीय फिल्म और उनके हीरो के लिए उज्बेकी लोगों की दीवानगी उज्बेकिस्तानी अनेक भारतीय के आश्चर्यजनक जो है जान पड़ता है। यानी ऐसा दीवानगी देखकर लोग, बहुत सारे भारतीय सरप्राइज हो जाते हैं। कह रहा है कि वेयर वे वी गो, मतलब कहीं भी हम जा रहे हैं। कह रहा है कि अगर आप देखें तो कि ताशकंद स्थित भारतीय जो दूतावास समझते हैं ना, जैसे भारत के जो IAS ऑफिसर लेवल जो है लोग, एम्बेसडर लोग की जहाँ रहते हैं, आवास होते हैं, उसको बोलते हैं दूतावास, है ना। अशोक समर कहते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं स्थानीय अधिकारियों से मिलते हैं, कबीना मंत्री हो तक, मंत्री मिनिस्टर तक भी है ना,
वो कह रहे हैं कि बातचीत में हमेशा जिक्र करते हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय फिल्म कल्चर, संस्कृति, सॉन्ग जो है खास करके राज कपूर के यहाँ घर घर जाने जाते हैं। राज कपूर साहब जो थे, यानी अभी जो रणबीर कपूर हैं उनके परदादा या दादा का दादा, परदादा तो पृथ्वीराज कपूर हुए, काफ़ी वहाँ पर मतलब वो जाने पहचाने शख्सियत हैं, वहाँ पर चेहरे हैं वो। और अधिकांश लोग जो हिंदी फिल्मों के गीत गा रहे होते हैं, और तुमको चाहे मालूम हो ना होगा, उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है उनका काफ़ी अच्छा होता है। और मेरे पड़ोस में जो है पड़ोसी है, वो हिंदी गीत बजाते हैं, गा भी लेते हैं। और मैं जब उज्बेकिस्तान गया तो मेरे लिए सचमुच बहुत आश्चर्य की बात थी, मतलब मैं सरप्राइज हो गए। ये कौन कर रहे हैं? तो एक बीबीसी के मध्य एशिया के संवाददाता थे, लुइस हिलांदगो की रिपोर्ट है, जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये ख़त्म हो गया है चैप्टर। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी करवाइए, ज़रूरत है हमको इसकी। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, दिल से बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू।